नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी है राजस्थान से ही। राजस्थान के धौलपुर की ये कहानी है, जहां पर 28 दिसंबर 2025 की बात है। रात का करीब 12 बजे का वक्त था। अचानक एक महिला जिसका नाम रजनी, वो रात को एकदम अचानक उठती है, चिल्लाती है, चीखती है। तभी उसके पास में सो रहा एक 3 साल का बच्चा और 6 साल की उसकी बच्ची, वो उठती है। वो उसे देखते हैं तो वो भी डर जाती है, वो भी रोना शुरू कर देती है। तभी उसके सास ससुर आते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हुआ है। तो वो बताती है कि मुझे एक अजीब सा सपना आया है और इस सपने में जो है मैंने बुरा सपना देखा है। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, तुम सो जाओ बेटा, अभी रात का वक्त है, सुबह देखेंगे। अब वो सो जाती है। अब सुबह उठती है। वापस उठने के बाद वो अपने जो है पति की आवाज़ निकालती है कि मुझे एक ऐसा सपना आया है कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक शेरगढ़ का जो किला है, वहाँ पर मेरे पति को किसी ने पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी है। और सपने में जो है ये बात आई है। अब वो जैसे ही ये बात कहती है रजनी, उसके बाद आसपास के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो इस सपने को लेकर जो है अब एक गाड़ी किराए करते हैं और उस रजनी को साथ लेते हैं। उसके परिवार के सदस्य वहाँ पर जाते हैं। तो उस शेरगढ़ के किले पर जहाँ पर इसने जो जगह बताई थी, उस जगह पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं कि एक पत्थर नज़र आया बड़ा सा। उस पत्थर को जो है देखा तो पता चला कि वाकई में ये खून से सना हुआ है। इसके बाद घर वालों को अंदेशा हुआ तो आसपास के जो है अब जगह को तलाशना शुरू किया। साथ में गाड़ी में लोग गए हुए थे और वो देखते हैं कि एक खाई में करीब 50 फीट गहरी खाई, उस खाई में एक लाश नज़र आती है। एक इंसानी जो है जिस्म नज़र आता है। वो वहाँ पर उतरते हैं, अंदर देखते हैं तो वहाँ पर इस रजनी के पति की लाश मिल जाती है। और जैसे ये लाश मिलती है तो फिर ये खबर अखबारों, सोशल मीडिया और मीडिया में जब प्रकाशित होती है तो हर कोई हैरान था। तो ये कहानी धौलपुर के पास ही एक पुलिस थाना लगता है, सेब पुलिस थाना, और इसमें एक गांव है दिनार। इस दिनार में एक परिवार रहा करता था, जिसमें परिवार का सदस्य जो है सोबर सिंह ठाकुर, इसके एक लड़का जिसका नाम रविकांत होता है, उम्र करीब 34 साल। उसके 4 बेटियां हैं इस जो सोबर सिंह ठाकुर हैं। अब इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ। 4 बेटियां हैं, एक बेटा इकलौता, 4 बहनों का भाई। बेटे की शादी कर दी गई। बेटा जो है अच्छा खासा काम कर रहा है, मार्बल का एक अच्छा मिस्त्री है। तो घर में कोई दिक्कत थी नहीं। तो फिर जो है इसी को लेकर जो धौलपुर की अदालत है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वहाँ पर 29 जो दिसंबर की तारीख है, वहाँ पर वो इस महिला को जो है भरतपुर जेल भेजने का आदेश देती है। जब ये आदेश मिलता है रजनी को तो रजनी रोती है, बिलखती है। वो तमाम जो है विनती करती है जज साहब से कि जज साहब ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चों से एक बार मिलने दो। अब बच्चे दोनों उसके सामने थे। एक का नाम आरव, एक का नाम खुशी। वो उस माँ को देख रहे हैं। वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। महिला पुलिसकर्मी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। सास ससुर, उसके घर वाले सब मौजूद, लेकिन वो रो रही है, बिलख रही है। वो विनती कर रही है कि मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलने दीजिएगा। जब ये बात लगातार वो कह रही थी तो फिर घर वालों ने कहा चलो ठीक है, इसको दोनों बच्चों से मिलने दिया जाता है। दोनों बच्चों को जैसे ही उसके दादा दादी ने छोड़ा तो वो जाकर उसकी माँ से, जो रजनी होती है, उससे लिपट कर रोने लग जाते हैं। वो भी ज़ोर ज़ोर से रोती है और ये दृश्य देखने वाले सभी की आंखें एक बार नम हो जाती है। वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनकी भी आंखें नम हो जाती है। कुल मिलाकर 10 मिनट का ये वक्त था। रजनी रो रही थी, लेकिन वापस उन बच्चों को उनके गार्जियन, उसके दादा दादी को वापस सौंपा गया। और रजनी को कहा चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम भरतपुर जेल चलो। महिला पुलिसकर्मी उसे लेकर जाते हैं और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती, ये कहानी है जून 2025 की बात थी। इस जून 2025 में जो मैंने जो परिवार बताया था, इसी परिवार में जो रविकांत होता है, वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप को कोई परेशानी नहीं है। तो उसके पिता
जो सोबर सिंह ठाकुर होते हैं वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, तुम बाहर कमाने चले जाओ। तो वो यहाँ से जो इसका दिनार गांव होता है वहाँ से 2000 किलोमीटर के आसपास जो बेंगलोर का शहर चुनता है, वहाँ पर वो मार्बल का मिस्त्री का काम करने के लिए जो है निकलता है। लेकिन उससे पहले उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको जो है रेलवे स्टेशन, धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ के आऊँगी। तो वो पूछता है अपने माँ बाप से कि मैं इस पत्नी को जो है धौलपुर रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे दोनों हैं वो भी साथ चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये चारों लोग, दो बच्चे रजनी और उसका पति रविकांत, ये चारों बैठते हैं और जाकर रेलवे स्टेशन पर फिर ये रविकांत ट्रेन में बैठता है और ये अपने कमार जो है कमाने के लिए बेंगलोर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद ये तीनों जो है रजनी, उसका बेटा 3 साल का और 4 साल की बच्ची, ये रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो एक उन्हें टेम्पू मिलता है। इस टेम्पू वाले को पूछते हैं कि भाई क्या हमें तुम दिनार गांव छोड़ दोगे? तो वो कहता है बिल्कुल मैं आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद ये टेम्पू में सवार होते हैं और फिर रास्ते में चलते हैं तो ये बच्चे जो है हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अपनी माँ से बातचीत कर रहे हैं। इधर वो टेम्पू वाला शीशे में देख रहा है उस महिला को, महिला भी उसे देख रही है बार बार। लेकिन तब तक इनका जो है स्थान आ जाता है, यानी कि इनका गंतव्य स्थान, इनका घर आ जाता है रजनी का। वो उतरती है और अपने घर चली जाती है। टेम्पू वाला अपना टेम्पू वापस निकल जाता है। इसी बीच 15 दिन बीतते होंगे कि रजनी को जो है शहर में जाने का काम हुआ, तो वो घर से निकलती है, अकेली थी। वापस उसे वही टेम्पू वाला मिल जाता है। तो उस टेम्पो वाले से पूछते हैं कि भैया तुम क्या वापस उस धौलपुर चलोगे? तो वो कहता है बिल्कुल मैं चलूँगा। तो इसके बाद वो टेम्पो वाला अब अकेला, इधर ये महिला अकेली, रजनी उस टेम्पो वाले से पूछती है कि भैया तुम कहाँ तक जाओगे? तो वो वहीं उसने बताया कि आप जहाँ कहोगे वहीं मैं आपको छोड़ दूँगा। इसके बाद वो पूछती है क्या भैया आपका नाम क्या है? वो कहते हैं शाहरुख। तो फिर ये रजनी कहती है कि क्या नाम है? शाहरुख खान, आजकल सब कुछ ऐसे नाम रख रहे हैं, तो आपने भी एक अच्छा नाम रखा। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, घर वालों ने रख दिया। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब चलते चलते बातचीत चल रही है, अपने बारे में वो बता रही है, वो अपने बारे में बता रहा है। अब इनकी जो मंजिल है वो आ जाती है, रजनी उतरती है। उतरने के बाद वापस वो घर आ जाती है और वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। इसी बीच तीसरी बार वो जाती है। तीसरी बार दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। रजनी और शाहरुख के बीच लगातार दिनों दिन लंबी लंबी बातें होने लगी। वो उसके घर पर भी आने लगा, उसके सास ससुर से मिलता, बातें करता। तो उसे भी, घर वालों को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। बेटा बाहर रविकांत जो है कमा रहा है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर दोनों की लंबी बातचीत का सिलसिला दौर शुरू हो चुका था। एक दिन की बात है, ये रजनी और जो है शाहरुख को बोलती है कि चलो घूमने चलते हैं। तो ये शेरगढ़ के इसी किले पर पहुंचते हैं। यहाँ जाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। तो रजनी उसे कहती है कि देखो मैं तुमसे बात करती हूँ, मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, तो मुझे तुम रखो, मैं मेरे बच्चों के साथ भी तुम्हारे साथ रह लूँगा। तो वो कहता है कि नहीं, तुम एक काम करो, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो वो कहती है कि हम भागेंगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मेरे दोनों बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अब शाहरुख कहता है चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, हमारा पति वैसे ही बाहर कमाने के लिए गया हुआ, तो अपन दोनों मिल भी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो भागने की और साथ रहने की कहाँ नौबत आ रही है। लेकिन रजनी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे भी बगैर रह नहीं पाऊँगी। जब ये बात कहती है तो फिर वो कहती है कि चलो, शाहरुख कहता है चलो देखते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीता और इधर शाहरुख ने जो है रजनी शाहरुख से बात कह रही है। तो अब तारीख आती है, इस दिसंबर का महीना आता है। दिसंबर के महीने में रजनी इस रविकांत से बात करती है कि तुम घर आ जाओ, लंबा वक्त हो चुका है, तो अब मुझे भी याद आ रही है। तो रविकांत कहता है कि देखो मेरा ठेकेदार जो है मुझे भेज नहीं रहा है। अब ठेकेदार से वो फ़ोन दे देता है रजनी का, और रजनी कहती है कि इन्हें 7 महीने हो चुके हैं और इन्हें आप घर भेज दीजिएगा। अब क्योंकि मैं 7 महीने से अब दोनों मिले नहीं हैं और घर पर जो है लंबा वक्त हो गया, बच्चों को भी इनकी याद आ रही है। तो उसका ठेकेदार मानता है कि चलो ठीक है भाई, मैं रविकांत को भेज रहा हूँ। अब रविकांत जो है बेंगलोर से गाड़ी पकड़ता है और सीधा ही धौलपुर पहुँच जाता है। अब धौलपुर पहुँचता है ये 26 दिसंबर को। तो रजनी ने कहा कि तुम ज़्यादा
परेशान मत होना, एक टेम्पो वाला है हमारे जान पहचान का, अपने जान पहचान का है, तो मैं उसे बोल दिया है, वो तुम्हारे को घर लाकर छोड़ देगा, तुम इतना परेशान मत होना। तो वो कहती है ठीक है। इधर उसने शाहरुख को पहले ही बता दिया कि तुम एक काम करो, अब जो है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम जो है मेरे पति को या तो रास्ते से हटाओ। तो इसके बाद शाहरुख मान जाता है। अब वो शाहरुख पर दबाव बना रही है कि यदि या तो मैं मर जाऊंगी या फिर मेरे साथ रखो और इस पति को रास्ते से हटा दो यदि ज़्यादा भी प्रॉब्लम है तो शाहरुख उसे लेकर सीधे ही वहाँ से जब वो उतरता है रेलवे स्टेशन, तो वो उसे शेरगढ़ के उसी जगह पर जहाँ पर पहले रजनी और रविकांत शाहरुख मिला था, वहाँ पर उसे लेकर पहुँचता है। उसको पहले ही बता दिया था कि जो उसका पति है वो शराब का आदी भी है, वो शराब भी पीता है, तो तुम उसे शराब पिलाकर उसे रास्ते से हटा देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब रजनी ने जब ये बात बताई शाहरुख को, तो शाहरुख उसे लेकर उसी शेरगढ़ के किले पर पहुंचता है। उसे पूछता है कि सर आपको क्या पसंद है, बियर या दारू? तो वो कहता है कि बियर वगैरह पी लेंगे। तो वो बियर और दारू लेता है, लेकिन जहाँ वहाँ पर ये लोग पी रहे थे वहाँ पर लगातार लोगों का आवाजाही थी, तो उसे मौका मिला नहीं। और जब रविकांत को शराब ज़्यादा हो गई तो उसने टेम्पो में उसे डाला, और टेम्पो में डालने के बाद सीधा ही वो उसे लेकर पहुँचता है उसके घर दिनार, जहाँ पर पहले से उसकी पत्नी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो वो उसे लेकर आते हैं, वो घर पर आता है। उसके बाद रविकांत और शाहरुख, फिर वो शाहरुख वापस जाने लगता है, तो रजनी कहती है कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, आज यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो शाहरुख मान जाता है, शाहरुख वहीं रुकता है। अब सुबह का वक्त था, करीब जल्दी उठा और शाहरुख ने कहा मैं चलता हूँ। शाहरुख निकल जाता है। अब रविकांत सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे जो है बाल लंबे हो चुके हैं, तो मैं कटिंग वगैरह करा कर आता हूँ, कपड़े भी खरीद लेता हूँ, कपड़े भी नहीं हैं। तो अपने पिता जो सोबर सिंह ठाकुर होते हैं उनके पास जाता है और कहते हैं पिताजी मुझे 2000 रुपये दीजिएगा, मैं जो है कुछ कपड़े खरीदूँगा और मेरे बाल भी कटवाने हैं, तो मुझे जाना है। अब उसके पिता का एक इकलौता बेटा, मना भी नहीं कर सकते हैं, और साथ में जो है रविकांत जो भी पैसे कमाता था तो उनके माँ बाप को ही देता था। तो पिता को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, पिता ने 2000 रुपये निकाले और उसे दे दिए। इसके बाद पहले से ही रविकांत और शाहरुख की बात हो चुकी थी, तो वापस मिलने का इनका प्लान हो गया था। ये शाहरुख के पास पहुंचते हैं 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, और वापस ये वहीं चाहते हैं कि अब आज अच्छी जगह, सुनसान जगह चलेंगे, पार्टी करेंगे। इधर रविकांत को भी भरोसा हो गया कि शाहरुख अच्छा लड़का है, उसका जो है टेम्पो में घुमा रहा है, फिरा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा शराब भी यदि पी लेंगे तो वो वापस मुझे घर लाकर छोड़ देगा टेम्पो से, तो इसे दिक्कत भी नहीं होगी। तो रविकांत को पूरा भरोसा हो गया था। अब ये दोनों ठेके पे जाते हैं और शराब की दुकान से जो है शराब खरीदते हैं और जाकर एकांत में जो है पीने लग जाते हैं। अब रविकांत को जो है बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है शाहरुख के द्वारा। शाहरुख कम पीता है और रविकांत इस कदर शराब पी लेते हैं कि अब उसे होश भी नहीं है। इसके बाद वो फ़ोन करता है रंजना को, इस रजनी को फ़ोन करता है। रजनी को कहता है देख लो, एक बार फिर सोच लो, यदि कुछ गलत होगा तो फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे, और यदि एक बार सोच लो कि इसे मैं मारूं नहीं मारूं। वो कहती है कि तुम इसे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कहता है एक बार सोच लो, यदि पकड़े जाते हैं तो फिर हालात बुरे होंगे। तो वो कहती है कभी पकड़े नहीं जाएंगे। रजनी उसे शाहरुख को जब उकसाती है, तो शाहरुख भी जो है नशे में होता है। तो वो कहती है कि तुम फ़ोन मत रखना, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ कि वो कैसे मरता है रविकांत। इसके बाद फ़ोन चालू था और उसने एक वजनी पत्थर उठाया और रविकांत के सर पर बार वो मार रहा था। इधर जैसे ही रविकांत के सर पर पत्थर मारा, वो जोर से चिल्लाया, लेकिन सर में जोर लगी, उसको सिसकियाँ आ रही है, वो तड़प रहा है। इधर रजनी उसकी आवाज़ सुन रही है, उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही है। कुछ देर तक वो तड़पता है, सिसकता है, और कुछ समय बाद रविकांत का शरीर ठंडा पड़ जाता है और रविकांत की मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी लाश को वो उठाता है और वहाँ से एक 50 फीट गहरी खाई में जाकर रविकांत की लाश को फेंक देता है। और यहाँ से सीधा ही शाहरुख गाड़ी पकड़ता है और आगरा चला जाता है अपनी बहन के पास। उसे लगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। इधर रजनी को जब ये सपना आता है 28 तारीख को रात को 12 बजे के आसपास, तो वो अपने घर वालों को ये बात बताती है। इधर उसके 27 तारीख को वो घर से रविकांत निकला था, 27 को शाम को नहीं पहुंचा, सुबह नहीं पहुंचा। तो 27 के शाम के समय उसका एक चचेरा भाई पुलिस स्टेशन जाता है, इसी सेफ थाने में।
जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है कि साहब हमारा भाई जो है रविकांत 27 तारीख को घर से बाल कटवाने और कपड़े खरीदने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद पुलिस को जब ये एफआईआर मिल चुकी थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस भी जो है तत्काल ज़्यादातर गुमशुदगी के मामले में वो पूरी जाँच पड़ताल करती है, वक्त लगता है। तो फिर जैसे ही उसको सपना आता है और ये बात पुलिस तक पहुंचती है, तो पुलिस भी जब जाकर इस रजनी को पूछती है, इसके मोबाइल की सीडीआर निकाली जाती है, तो एक लड़के से लगातार बात हो रही थी और वो था शाहरुख। फिर इस शाहरुख को पुलिस उठाती है, फिर इससे पूछताछ करती है, तो फिर शाहरुख ने पूरी कहानी बताई कि मुझे रजनी ने बताया कि इसे मार दो और हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने उसको मना भी किया, लेकिन वो मेरी बात मानी नहीं। उसने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगी, यदि मुझे साथ नहीं रखोगे तो मैं मर जाऊँगी। अब मैं दोनों तरफ से फंस चुका था, यदि इसको साथ रखूं तो फिर रविकांत का क्या करूं, और रविकांत को मारूंगा तो फिर पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ये मुझे अंदेशा था। लेकिन आखिरकार वही हुआ और अदालत ने जो है भरतपुर जेल में जो है इस रजनी को भेजा। अब दोनों बच्चे अकेले हैं, इधर बुआ है लेकिन माँ और बाप का प्यार नहीं है, क्योंकि पिता की जो है मौत हो चुकी है। 4 बहनों का इकलौता भाई रविकांत की मौत हो चुकी है। इधर माँ का साया भी अब उनको मिलने वाला नहीं है। बच्चों को दोनों को, एक की मात्र 3 साल उम्र, एक की 6 साल, जिनको अभी बड़ा होना था, पढ़ना था, माँ बाप का सीने मिलना था। लेकिन रजनी ने अपने एक प्यार के जो है चक्कर में अपने पति का ही कत्ल करवाया और अब वो सलाखों के पीछे हैं। अब लंबे समय तक वो सलाखों के पीछे रहेगी और उसके जो है सास ससुर यानी कि उन बच्चों के दादा दादी ने हैं उन बच्चों की परवरिश के लिए उनके पास ही रखा है। इधर शाहरुख भी जेल चला गया। तो कुल मिलाकर 2 घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और उन बच्चों का, बेचारों का क्या कसूर था कि उनके पिता का साया छीन लिया उसके सर पर, और अब जो है उनकी माँ है वो भी अब जेल में रहेगी जिसने इतना घिनौना कृत्य किया। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।